आपको पता है कॉन्टिनेंट्स जितने हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। ये चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट था, जो ध्यान देना था, वो ये था कि दो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स या दो महत्वपूर्ण अक्षांश इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं। एक हमने देखा था कि ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील होते हुए 0 डिग्री इक्वेटर, और एक देखा था हम लोगों ने चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ये आपका कौन सा है? 23.5। ये आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और ये जानते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ 23.5 है ना, इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा ना। ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो दो इम्पॉर्टेंट ये लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश साउथ अमेरिका महाद्वीप से गुजरते हैं। याद रखना आपको, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वेटर कहाँ से गुजरता है? इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। ये पीला वाला ब्राज़ील है, ये देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने क्या देखा था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो यानी कि मकर रेखा साउथ अमेरिका के वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले चिली के बाद अर्जेंटीना के बाद पराग्वे के बाद ब्राज़ील। ऐसे आपको याद रखना है ना। तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हम लोगों ने देश देख लिए थे, तो वो मैं नहीं दोहराता। देश देख लिए थे हम लोगों ने। सबसे पहले इधर एक तरफ से शुरू किया था, इक्वाडोर के ऊपर कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला के बगल में गुयाना के बगल में सूरीनाम के बगल में फ्रेंच गुयाना, ठीक। फ्रेंच गुयाना से नीचे है ब्राज़ील से नीचे उरुग्वे से नीचे अर्जेंटीना के बगल में से चिली के ऊपर में पेरू, ये हो गया था। और अंदर दो देश बचे हुए अभी, बोलीविया और पराग्वे। ये देखा था। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ना। फिर हम लोगों ने देखा था ये बोलीविया और पराग्वे को क्या कहा था हम लोगों ने? लैंडलॉक्ड कंट्रीज मतलब भू आवेशित इसे कहा जाता है ना, भू आवेशित देश किसे कहते हैं? वो देश जिसका बॉर्डर किसी भी सी या ओशन से नहीं लगता है, मतलब वो चारों तरफ से लैंड से पैक है। और केवल दो कंट्री है, एक बोलीविया और एक पराग्वे। ये दो कंट्री साउथ अमेरिका के, ये दो कंट्री हैं जो किसी भी सागर या महासागर से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो दो आवेशित। नॉर्थ अमेरिका में कितने थे? एक भी नहीं। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं था, क्योंकि ऊपर कनाडा था, नीचे यूएसए था, ये भी समंदर से लगा हुआ था, नीचे मैक्सिको, ये भी समंदर से लगा हुआ था। फिर नीचे आप आ जाते हो, जो हम लोगों ने सेंट्रल अमेरिका देखा था, 7 देश थे वहाँ, वो भी समंदर से लगे हुए थे। और कैरेबियन तो सारे देश लगे हुए, तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन साउथ अमेरिका में 2 देश हैं, ठीक। अच्छा, आपको यहीं पर एक चीज़ देखना है, इकलौता देश है जहाँ से दो महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरते हैं, मतलब इक्वेटर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है, ब्राज़ील। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना मैपिंग ध्यान रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि द ओनली कंट्री इज ब्राज़ील, है ना, थ्रू विच इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासेस। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने, ये तो ऑलरेडी जानते हो आप भैया, इधर ईस्टर्न साइड में ये जो ओशन है, ये कौन सा है? साउथ अटलांटिक उधर भी था, नॉर्थ अटलांटिक, इधर साउथ अटलांटिक, और इधर पैसिफिक। और साउथ में क्या है? अंटार्कटिका। साउथ में नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सदर्न ओशन, पहले अपन देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कोलंबिया में है, वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लास्ट कंट्री नीचे साउथ में कौन सा था? पनामा था। पनामा किससे टच है? कोलंबिया से। पनामा किससे कनेक्टेड है? कोलंबिया से। पनामा कैनाल के बारे में तो हम लोगों ने देख ही चुका है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। आइए अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा,
उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्या नाम है इसका? पुंटा गैलिनोस, पुंटा गैलिनोस। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या? पुंटा गैलिनोस, पुंटा गैलिनोस, पुंटा गैलिनोस, ये देख चुके हैं। और सदर्न मोस्ट पॉइंट किधर? ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये क्या है? केप हॉर्न। ये क्या है? केप हॉर्न, केप हॉर्न। अंतरीप कहते हैं वैसे हिंदी में इसे, अंतरीप, 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 अंतरीप। एक और चीज़ देखा था, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऐसे कभी कभी पूछ देता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पुंटा गैलिनोस कौन से देश में? कोलंबिया में। और ये कहाँ है? केप हॉर्न कहाँ है? चिली। केप हॉर्न चिली में पड़ेगा। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, पीला वाला चिली है ना। ये जो नीला वाला दिख रहा है, ये जो आइलैंड है, ये अलग से दिख रहा है, कटा हुआ आइलैंड की तरह। इसको क्या कहा था हमने? ये क्या था? टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। मतलब टिएरा डेल फ्यूगो में है सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या? केप हॉर्न। सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणतम बिंदु किसमें है? टिएरा डेल फ्यूगो। ये मेनलैंड से कटा हुआ है, मेनलैंड से कटा हुआ। ये हिस्सा क्या कहलाता है? सदर्न मोस्ट में टिएरा डेल फ्यूगो। और टिएरा डेल फ्यूगो में ही है सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं? केप हॉर्न, हॉर्न अंतरिक्ष। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ये देखे थे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ आइलैंड्स देखे थे, कुछ आइलैंड्स देखे थे। आइलैंड्स कौन कौन से? एक तो आइलैंड यहाँ देखा था, एक आइलैंड यहाँ देखा था, दो आइलैंड यहाँ देखा था, दो आइलैंड यहाँ देखा था, एक आइलैंड यहाँ देखा था, और एक आइलैंड थोड़ा सा इधर देखा था, और एक आइलैंड यहाँ देखा था। लेकिन ये किस में आएगा ये आइलैंड? अरे यार रुक जाओ दूसरे मैप में जाऊँ, इसमें आता हूँ। एक आइलैंड इक्वाडोर के बगल में यहाँ देखा था, एक आइलैंड, दो आइलैंड यहाँ देखा था, एक आइलैंड थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे देखा था, और एक आइलैंड यहाँ देखा था, यहाँ पर। ये वाला जो आइलैंड है, ये तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आता है, वो आइलैंड ना। ये दो आइलैंड, ये क्या है? फॉकलैंड। क्या है ये? फॉकलैंड। इधर क्या है? फॉकलैंड है, फॉकलैंड, फॉकलैंड है इसका नाम। ये जो है साउथ जॉर्जिया, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड था। और ये क्या था? साउथ शेटलैंड, साउथ शेटलैंड, साउथ शेटलैंड, ये था साउथ शेटलैंड, ये आइलैंड। हमें ये आइलैंड इसलिए पढ़ना है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये जो आइलैंड, इसका नाम क्या था? अबे पिछले क्लास में कराता हूँ, कुछ याद रहता कि नहीं रहता है रे? गैलापागोस, 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 ये आइलैंड का नाम है गैलापागोस। और इस पर किसका कंट्रोल है? इक्वाडोर का। किसके अधिकार में है वो? इक्वाडोर के, गैलापागोस। नीचे वाला ये जो फॉकलैंड है और ये साउथ, ये दोनों यूके, दोनों यूके, ये दोनों आइलैंड है तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? यूके का है, जो यूरोप में है, यूके। बाद में यूके देखोगे आप। इधर आओ, साउथ शेटलैंड, ये आइलैंड किस में? अंटार्कटिका में आएगा ये आइलैंड, अंटार्कटिका। लेकिन ये आइलैंड हम देख क्यों रहे हैं? एक सबसे पहला चीज़, ये जो है ये टिएरा डेल फ्यूगो, और इसके बीच में गैप है, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। एक स्ट्रेट यहाँ है और एक स्ट्रेट यहाँ पर, केप हॉर्न, टिएरा डेल फ्यूगा और साउथ शेटलैंड के बीच में पानी, डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये डिफरेंस, ये पैसेज, ये है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट। इसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट। और हिंदी में आपको पता है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे साला जल संधि, हिंदी में जल संधि कहते हैं, इसे ही हिंदी में जल संधि कहते हैं, या जल डमरू मध्य कहते हैं, जल डमरू मध्य। तो स्ट्रेट, जल संधि, जल डमरू मध्य, ये होता क्या है? ये असल में स्ट्रेट या जल संधि हम उसे कहते हैं दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। अब फिर से एक बार सुन लो, जल संधि क्या है? वो सकरा जली रास्ता
वो सकला जरी रास्ता दो बड़े जली निकायों को जोड़ता है। अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, ये इसका नाम है मैगलेन। ये कौन सा स्ट्रेट है? मैगलेन स्ट्रेट, MAGLLEN, मैगलेन स्ट्रेट। नीचे वाला ड्रेक पैसेज, इसका नाम है ड्रेक पैसेज। मैगलेन स्ट्रेट अप टू वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। इधर क्या है? अटलांटिक ओशन, इधर क्या है? पैसिफिक ओशन। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मैगलेन स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज किसको कनेक्ट कर रहा है? इधर साउथ अटलांटिक, इधर पैसिफिक। क्लियर है बात? ड्रेक्स पैसेज किसको कनेक्ट कर रहा है? फिर वही बात, इधर अटलांटिक और इधर पैसिफिक। ये बात को ध्यान रखना। लेकिन एक स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को, दो जली निकायों को जोड़ता भी है, लेकिन एक स्ट्रेट दो भूखंड को, मतलब लैंड मास को अलग भी करता है, बोल सकते हैं अलग कर रहा है। तो मैगलेन स्ट्रेट किसको अलग कर रहा है? चिली का मेनलैंड और टिएरा डेल फ्यूगा। चिली का मेनलैंड, ये चिली है ना, ये पीला वाला इधर नहीं, चिली का मेनलैंड, चिली का मुख्य भूमि, और किसको? टिएरा डेल फ्यूगो को अलग कर रहा है। ड्रेक पैसेज में आ जाते हैं। ये टिएरा डेल फ्यूगो और साउथ शटलैंड को अलग कर रहा है, बोल सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ड्रेक पैसेज है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को अलग अलग कर रहा है, क्योंकि ये जो है टिएरा डेल फ्यूगा है, ये साउथ अमेरिका में आता है, शटलैंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आता है ना। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? माउंटेन देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा था, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या होता है? सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, मतलब ऐसे फिर ऐसा 2 या 3 माउंटेन रेंजेस का ये सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, इसको कॉर्डिलेरा कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? कॉर्डिलेरा। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उसके लेफ्ट साइड अलास्का से लेकर नीचे मैक्सिको तक फैला हुआ क्या था? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में था वो पैरेलल माउंटेन रेंज, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। वो पश्चिमी कॉर्डिलेरा मैक्सिको के बाद ख़त्म नहीं हुआ था, वो समंदर के नीचे चला गया था, और फिर से बाहर आता है कहाँ? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। मतलब हमें यहाँ भी कॉर्डिलेरा, मतलब यहाँ पर जो हम माउंटेन देखेंगे, इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा विच वॉज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा था, वो फिर से उसी का विस्तार हमें साउथ अमेरिका महाद्वीप में हमें दिखेगा फिर से। ठीक है, वो चला गया, वो तो महासागर के नीचे चला गया था, फिर से उभर के यहाँ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ नाम अलग होंगे। वहाँ हम लोगों ने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में जो माउंटेन रेंजेस देखे थे, क्या क्या देखे थे भैया? हमने देखा था अलास्का देखा था, हमने नीचे देखा था रॉकी देखा था, फिर हमने कॉर्डिलेरा के 3 पर्वत श्रृंखलाएँ थे, कोस्टल रेंज देखा था, कैस्केड रेंज देखा था, नीचे सियरा नेवादा देखा था ना, वही एक्सटेंशन। अब यहाँ देखो कैसे देखेंगे आप। यहाँ पर हमें जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का जो एक्सटेंशन मिलेगा, वो एक तो देखो ऐसा दिखेगा, यहाँ से पकड़ेंगे वेनेजुएला से ऐसे यहाँ तक ये दिखेगा, एक और लेयर दिखेगा, और एक और लेयर। मतलब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो यहाँ साउथ अमेरिका में हमें कितने 3 सीरीज़ दिखेंगे, है ना। कॉर्डिलेरा के अंतर्गत हम कितने सीरीज़ देखेंगे? 3 माउंटेन रेंजेस देखेंगे। माउंटेन सीरीज़, इसी को हिंदी में पर्वत श्रृंखला, है ना, या पर्वतमाला बोल देते हैं अपन। पर्वतमाला क्यों? एक पर्वत, लेकिन ऐसे लाइन से पर्वत हो गया, पर्वतमाला या माउंटेन रेंजेस हो गया, माउंटेन सीरीज़ हो गया। वो यहाँ देखा था, इसका हमने बोला था कॉर्डिलेरा
ओरिएंटल बोला था, इसको बोला था कॉर्डिलेरा सेंट्रल, बीच में है ये, और इसको क्या बोला था कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल ये वाला। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो सीरीज मिलेगी उसको क्या नाम दिया, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, जो बीच में है कॉर्डिलेरा सेंट्रल, और जो सबसे ईस्टर्न में है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। तो ये कौन सा है भैया, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ये कौन सा है, एंडीज। इसका नाम क्या है, इसका नाम दिया हमने एंडीज। एंडीज, एंडीज बोला, एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, मतलब साउथ अमेरिका के सबसे वेस्ट में हमें क्या मिलेगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंजेस मिलेगा। और एंडीज माउंटेन रेंजेस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, एंडीज। लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है ये, लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है ये। हर एक माउंटेन का हमें एकदम एग्जैक्टली कहाँ कहाँ फैला हुआ उतना याद नहीं रखना है, लेकिन एंडीज को याद रखना है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से पकड़ेंगे अपन वेनेजुएला से, वेनेजुएला से शुरू होगा ये, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बगल में कोलंबिया, कोलंबिया के नीचे इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे पेरू, ये क्या है, पेरू है, ये पेरू है, पेरू के नीचे, अच्छा इधर थोड़ा सा देखना बगल में बोलीविया भी है ना, पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया, इधर चिली अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, यहाँ तक एक्सटेंशन एंडीज का है ना। याद रखना एंडीज का क्वेश्चन। देखो मैपिंग में जो ज्योग्राफी का जो सेटर होगा ना, अगर मान लो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल उसका कभी रहा है या ज्योग्राफी का प्रोफेसर रहा है, तब वो क्वेश्चन जब बनाएगा ना तो ऐसे बनाता है। जब अदर देन ज्योग्राफी कोई और सेट कर रहा है पेपर, वो ज्योग्राफी का नहीं हिस्ट्री का है, तो वो हिस्ट्री में कलाकारी दिखाएगा, ज्योग्राफी में बाहर बाहर रह जाएगा। लेकिन आप थोड़ी जानते हो पेपर सेट होने किसके पास जा रहा है ना। इसलिए आपको तैयार रहना है, सीजीपीएससी का जो स्टैंडर्ड जा रहा है उसके हिसाब से हर एंगल से तैयार रहना है, ठीक है। मैपिंग करोगे बड़ी आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपने मैप ले गए थे घर में बनाए हो, है तुम्हारे में पॉजिटिव नहीं लग रहा है, हाँ हाँ अभी आया सही जवाब ना, तुम्हारा हाँ इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, बनाइए बनाइए ना। मेरे को ब्लफ नहीं करना, मैं चेहरे पे जान जाता हूँ, चेहरे से ना। पहले नहीं जानता था इसलिए धोखा खा गया था, है ना। तो वो जो दो तीन साल का मजनू वाला अवधि था ना, उस समय मैं यही एक गुण सीखा था, फेस रीडिंग। कब कौन झूठ बोल रहा है, कब कौन सच बोल रहा है, क्योंकि अगर ये कला पहले से आती तो मैं फंसता नहीं ना। ठीक है। लेकिन मैंने ये फेस रीडिंग, मेरा ये फेस रीडिंग कोचिंग में कैसे काम आता है कि जैसे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, ऐसे हिला देते हैं से, मैं देख लिया, अगर माथा देख लिया मैं जान जाता हूँ झूठ बोल रहा है ना। मैं चेहरे में तुम्हारे क्वेश्चन मार्क दिख जाता है मुझे कि तुम सही बोल रहे हो कि ऐसे ही बस फोकट में सिर हिला रहे हो। इधर आ जाओ, एंडीज जान गए, एंडीज को इसलिए जानना आपको। एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक, एंडीज की हाईएस्ट पीक, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी कहाँ, अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगी, अर्जेंटीना में मिलेगी। इसकी सबसे ऊंची पीक आपको अर्जेंटीना में मिलेगी, नाम क्या है, एकांकगुआ, 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 एकांकगुआ होता है वैसे, एकांकगुआ, एकांकगुआ हाईएस्ट पीक, एंडीज की हाईएस्ट पीक। और ये एकांकगुआ इज नॉट ओनली द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज बट ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एकांकगुआ ना केवल एंडीज की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है ये एकांकगुआ। आइए, फिर हम लोगों ने देखा था एकांकगुआ हो गया, फिर हम लोगों ने इसी एंडीज में इक्वाडोर में पीक है, उसको क्या बोला, क्या बोला था, ये कौन सा है, कैटाबॉक्सी। ये क्या था, कैटाबॉक्सी, माउंट कैटाबॉक्सी। ये इक्वाडोर में है, ये कैटाबॉक्सी इक्वाडोर में है। और यहीं पर एंडीज का एक एक्सटेंशन, एंडीज में एक और पीक देगा, यहाँ पे मिलेगा, कौन सा, चिम्बोराजो, सुना हो, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो भी यहीं है। तो दो एंडीज के दो पीक, कैटाबॉक्सी, चिम्बोराजो भी कहाँ है, इक्वाडोर में।
कैटाबॉक्सी और चिम्बोराजो कहाँ है? इक्वाडोर, याद रखना। और आपसे कभी पूछ दे कि इक्वाडोर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? चिम्बोराजो। देखो वॉल्केनो अलग बात, अभी मैं वॉल्केनो में चलता हूँ वो अलग बात है, वॉल्केनो में ना, अभी मैं पीक की बात कर रहा हूँ, केवल पीक। जितने भी माउंटेन है उसमें इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चिम्बोराजो। अब मैं आता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ माउंटेन्स ऐसे, हम लास्ट में आज देखेंगे माउंटेन्स के थियरी देखेंगे, माउंटेन्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, देखेंगे। अब हम वॉल्केनो में चलते हैं। वॉल्केनो में चलते हैं तो हम लोगों ने देखा था, एक्टिव वॉल्केनो देखा था। ये जो कैटाबॉक्सी है ये एक्टिव वॉल्केनो भी है। कैटाबॉक्सी क्या है? एक्टिव वॉल्केनो भी, मतलब आज भी यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एक्टिव वॉल्केनो। एक हम लोगों ने यहाँ देखा था अर्जेंटीना में ही, एंडीज में ही एक माउंटेन और था, कौन सा? ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो देखा था। ये दोनों माउंटेन पीक हमको इसलिए ध्यान रखना है कि दोनों एक्टिव वॉल्केनो हैं, अभी भी इरप्शन हो रहा है, अभी भी उद्गार हो रहा है। लेकिन अब दोनों में ध्यान से आप देखना, अगर आपसे पूछे सक्रिय ज्वालामुखियों में, मतलब पूरे, चाहे एक्टिव वॉल्केनो में सक्रिय ज्वालामुखी में बोले, चाहे आप ऐसे ही बोल दे कि ज्वालामुखी पर्वत है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है। देखो वॉल्केनिक माउंटेन इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि वॉल्केनिक माउंटेन भी एक माउंटेन का टाइप होता है। ये क्या हुआ, नीचे से मैग्मा आया, फाड़ के निकलेगा, तो पहले तो फाड़ के निकलेगा तो और उठा देगा, इसको उठाएगा ना, चीर के निकलेगा। भले मुंह इधर से होगा, यहाँ से लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, जो कूल डाउन होकर लावा बन जाता है, ये निकलेगा। लेकिन लाखों करोड़ों सालों से हो रहा होगा, तो इकट्ठा होता जाएगा लावा और ये पहाड़ बनता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और ये ऐसा पहाड़ बन जाएगा। हाँ, इसके ऊपर क्रेटर रहेगा, मुंह रहता है ऊपर, लेकिन ये भी तो पहाड़ बना ना, ज्वालामुखी से बना हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहाड़, हम लोग क्या सोचते थे, मैं भी सोचता था बचपन में कि ज्वालामुखी पहाड़ से ही फट के निकलता है। तुम लोग भी यही सोचते होगे अभी तक, है ना? ऐसा नहीं है, वो ज्वालामुखी जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ से सबसे पहली बार चीर के निकला होगा बाहर, लावा इकट्ठा होते होते ऐसा बन गया, फिर और एक बार फटा तो फिर और इकट्ठा होते ऊंचा हो गया, फिर और फटा वहीं से, क्योंकि एक बार जहाँ से वीक दरार मिल गई, वो दरार ही मिल गया ना उसको वहाँ से निकलने का, वो बार बार वहाँ नीचे अगर ज्वालामुखी बन रहा है तो वहाँ से वहीं से निकलेगा, तो लेयर बाय लेयर ऊंचा होता चला जाएगा, लेकिन मुंह तो ऊपर ही रहेगा, जिसको हम क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर ना। तो ऐसे ज्वालामुखी ये बने हुए हैं, ये पहाड़ ऐसे ही बने हुए हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन है। तो अब हमें एक बात जानना है कि अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा? कैटाबॉक्सी, रुक जाओ ध्यान से, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कैटाबॉक्सी। लेकिन अगर पूछ दिया कि वॉल्केनिक माउंटेन एट द हाईएस्ट पॉइंट ना, ओजस डेल सैलाडो, ये नहीं बताया था क्या मैं कल? भाई सालों, इसको ऐसे समझो आप, ये अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर ऐसा है, ये कैटाबॉक्सी है, ऊंचा है, लेकिन ये मान लीजिए कि ये है और यहाँ पे ये सी बॉटम है, आसपास का जो बोलते हैं ना, सी बॉटम से ऊंचाई नापते हैं, जो सी का बॉटम होता है, समंदर की तली, उसको स्टैंडर्ड एक पॉइंट को रखते हैं, वहीं से हाइट नापते हैं। ऐसा मत समझना कि सतह से नापते हैं। तो इसकी यहाँ से हाइट नापी, यहाँ से, और सतह के ऊपर सबसे ऊंचा। लेकिन अब ये ऊपर एक तो मान लो ऊंचाई पर है और यहाँ पर एक वॉल्केनो है, यहाँ पर एक वॉल्केनो है, तो ये ऊंचा दिख रहा है अपने को, ऊंचा दिख रहा है। तो ये इस तरह से ऊंचाई पर, सी बॉटम से सबसे ऊंचाई पर कौन सा वॉल्केनो है? एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत ये हो गया, सबसे ऊंचाई पर, और ऊंचे पर है ये पर्वत। लेकिन ये सबसे ऊंचा थोड़ी है, आप बेस से लेकर ऐसे नापोगे तो ऊंचा ये है, समझ गए आप ना?
ऐसे याद रखना। आइए, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा, क्या देखा था? हम लोगों ने और क्या देखा था? झील देखा था। चलो झील देख लेते हैं। एक झील देखा था हम लोगों ने, लेक, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ और बाकी हिस्सा यहाँ। ये कौन सा था? टीटीकाका। कौन सा झील था ये? टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक। अगर एक देश चुनना हो तो क्या चुनोगे? बोलीविया। ये क्या है? बोलीविया है। बोलीविया। थोड़ा सा हिस्सा इसका पेरू में भी है, लेकिन आपको ऐसे भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि टीटीकाका झील कहाँ कहाँ फैला हुआ? बोलीविया और पेरू। बोलीविया और पेरू। इसी के नीचे एक और झील देखा था बोलीविया में हमने, पोपा है ना, पोपा देखा था, पोपा झील। एक और झील यहाँ ओजस जल सेलेडो, ये माउंटेन भी है और यहाँ पर झील भी है अर्जेंटीना में, ओजस जल सेलेडो झील यही है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट, टीटीकाका तो पूछता है, लेकिन एक झील अब जो मैं बताने वाला हूँ शायद नहीं बताया था, लेकिन अब वो पूछेगा। माराकाइबो सुने थे कल? माराकाइबो, ये दिख रहा है, ये इलाका, ये झील है, और इस झील का नाम क्या है? सुन लो, माराकाइबो। हाँ, माराकाइबो, माराकाइको नहीं, माराकाइबो। हाँ, माराकाइबो झील है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनेजुएला अभी न्यूज़ में है, ये है माराकाइबो लेक। कहाँ? वेनेजुएला में। इस लेक की खासियत भी है, आगे थियरी में बताऊंगा आपको, लेक के टाइप बताऊंगा बाद में, लेकिन आपको बता दूं ये एक लेक के टाइप है और ये है टाइडल लेक, ज्वारी झील है ये। कैसा झील है ये? ज्वारी झील, टाइडल लेक है ये। टाइडल लेक बोले तो कैसा, आपको पता है ना, 24 घंटे में समंदर का पानी में 2 बार ज्वार आता है, टाइड्स आता है। टाइड्स बोले तो जो पानी का लेवल, सी लेवल है, वो ऊंचा उठ जाता है। किसकी वजह से? चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और उसका सन का अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से, है ना, उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, राइज होता है। तो जब टाइड आया, जब कभी कभी टाइड आया होगा, तो टाइड आया तो पानी भर गया इसमें, इस झील में आकर पानी। और फिर जब टाइड्स एंड ईब बोलते हैं अपन, ज्वार भाटा बोलते हैं ना, पानी का लेवल जब ओशन का रेज होता है तो उसको बोलते हैं टाइड्स, और जब वो वापस जाता है उसको बोलते हैं ईब। इंग्लिश में ईब बोलते हैं, हिंदी में भाटा बोलते हैं। पानी वापस चला जाता है, तो पानी एक बार भर गया तो पूरा पानी थोड़ी खाली हो जाएगा पूरा ना। तो ये टाइड की वजह से बना है झील। इसमें पानी कहाँ से आया? टाइड्स की वजह से। अगर ये टाइडल झील है, टाइडल लेक है, तो मुझे बताओ फ्रेश वाटर लेक होगा कि सलाइन वाटर लेक होगा? सलाइन ही होगा ना, समंदर का पानी खारा होता है, तो ये सलाइन वाटर लेक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? आपको पता है ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला अपने सीक्रेट स्पाइज और आर्मी को भेजा, और वहाँ के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को बंदी बना लिया। कौन था प्रेसिडेंट? मादुरो। कौन था प्रेसिडेंट? मादुरो, जिसको आपसे ये भी प्रश्न बनेगा करंट में, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिसे बंदी बना लिया ट्रंप ने, मादुरो ना, बना लिया और वेनेजुएला को कब्जा कर लिया। मकसद क्या था? पेट्रोलियम। वेनेजुएला में पेट्रोलियम रिजर्व तगड़ा है ना, इसीलिए उसने करा लिया। अब पेट्रोलियम कहाँ है? तो ये देखो, ये माराकाइबो जेल लेक है ना, जो पेट्रोलियम रिजर्व है इसके नीचे वो, हाँ, इसके नीचे पेट्रोलियम रिजर्व है। वेनेजुएला पेट्रोलियम यहीं से निकालता है। माराकाइबो लेक ये किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम रिजर्व है। माराकाइबो लेक इज़ नोन फॉर पेट्रोलियम रिजर्व, है ना, पेट्रोल के भंडार है यहाँ, क्रूड ऑयल। असल में पेट्रोल नहीं निकलता सीधे, निकलता तो कच्चा तेल है, उसको रिफाइन करके हम पेट्रोलियम और डीजल निकालते हैं ना। ठीक, तो ये मादुरो तो बंदी बना लिया, लेकिन अभी कौन है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट? अभी अब रॉड्रिगेज याद रखना। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है यहाँ वेनेजुएला का? रॉड्रिगेज। अरे स्पेलिंग यार, गेज क्या है? अरे होगा
होगा ये मत बोलो, अंग्रेजी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। वेनेजुएला प्रेसिडेंट रॉड्रिगेज, स्पेलिंग आ जाए। अब सब तुम्हारा सब चला गया। निकोलस माडुरो को कैप्चर किया। हाँ देखो GUEZ है ना, और बोला बोला अंग्रेजी वहाँ पर दिमाग मत लगाया करो, उनका स्पेलिंग और ये सब अलग होता है। GUEZ है, रॉड्रिगेज। देखो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे ही। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बोलता हूँ सारे कैपिटल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिसेंट न्यूज़ में उसके कैपिटल पता होना चाहिए। वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस, वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस याद रखना। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस, ये देखो कैराकस याद रखना है आपको। अच्छा, जो US मिलिट्री ऑपरेशन जो चला था उसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो US ने जो मिलिट्री जो कैप्चर इनको बंदी बना लिया, वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नाम दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो ऑपरेशन US मिलिट्री ने चलाया था वेनेजुएला में, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, US मिलिट्री का ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। मादुरो को जो कैप्चर किए ना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, कुछ चीज़ें जैसे पहले छोटे छोटे एग्जाम जो होते थे ना, उसमें ना करेंसी भी पूछता था, कोई भी देश दे देता था करेंसी क्या है, कोई देश दे दिया कैपिटल क्या है। आजकल ये क्वेश्चन पॉपुलर नहीं है, अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन अगर आएगा तो ऐसे रैंडमली नहीं पूछता। उस साल में जो भी न्यूज़ में रहेंगे ना देश, वहीं के करेंसी और वहीं के करेंसी और वहीं के कैपिटल ध्यान दो, बस रटने की ज़रूरत नहीं। पता चला रट रहे हो साला, ये हर एक देश का कैपिटल और करेंसी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए रहने दो जो आरक्षक मिलिट्री भर्ती परीक्षा देते हैं ना, अग्निवीर, ये ऐसे क्वेश्चंस उनके लिए रहने दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि CGPSC और व्यापम में कभी नहीं पूछ सकता, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता। लेकिन वो पूछेगा ना तो रैंडम नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा। अभी जो हाल ही में न्यूज़ में कोई देश चल रहा होगा ना, ऐसे पूछ सकता है। कई बार सेटर क्या होता है, शैतानी करता है। देखता हूँ साले ये सब CGPSC दे रहे हैं या UPSC दे रहे हैं, ये लोग छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं कि नहीं, है ना। तो जो सेटर जो होता है, हमें अगर मैं सेटर का फैमिली, मतलब उसके फैमिली में क्या चल रहा है, अगर मैं ये जान जाऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि सेटर का क्वेश्चन कैसा आने वाला है। मुझे मालूम हो जाए कि वो सेटर है, सेट कर रहा है इस बार CGPSC का पेपर, है ना। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में उसके पारिवारिक हालात जान जाऊँ मैं, तो मैं जान जाऊँगा कि पेपर कैसा बनाने वाला है। अगर उसका परिवार में एकदम खुशनुमा माहौल है तो पेपर वो मीडियम रखेगा, लेकिन अगर 10 दिन पहले उसकी बीवी ने बेलन से उसको धो दिया है, तब फिर मैं ये जान जाऊंगा कि अपना सारा गुस्सा वो पेपर में उतारेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेगा साला, जो स्टूडेंट जिसकी उम्मीद ही ना करें ना, ऐसा होता है। ठीक, चलो, मराकाइबो झील इंपॉर्टेंट हो गया, और टिटिकाका बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटिकाका क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं ना। उसके बाद ऐसा मत सोचो कि आधा अधूरा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं थ्योरी में जाऊंगा, आपके एक बार झीलें पढ़ाऊंगा, ग्रासलैंड थ्योरी में आऊंगा मैं, तो और स्पेशलिटी उसकी कुछ होंगी ना, तो थ्योरी में आऊंगा मैं। आइए, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ देखा था, जैसे हम लोगों ने कुछ प्लेट्यू देखा था। यहाँ देखा था एक प्लेट्यू, पठार देखा था। यहाँ पर ये कौन सा, गुयाना का प्लेटी ऑफ गुयाना, प्लेटी ऑफ गुयाना, गुयाना या गुयाना है, गुआना नहीं है, गुयाना है, प्लेटी ऑफ गुयाना, गुयाना का पठार ऊपर साइड दिखेगा आपको। ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला, ये गुयाना तक। गुयाना कहाँ है, ये है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक, असल में पूरा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा। प्लेटी ऑफ गुआना, गुयाना, जो भी, ये प्लेटी ऑफ गुयाना यहाँ देखा था। यहाँ एक प्लेट्यू देखा था, क्या देखा था,
कल प्लेट्यू देखे थे कि नहीं पठार? यहाँ पर एक प्लेट्यू देखा था आए, माटा माटा ग्रास हो, बार्बोरीना। यहाँ पर एक ये प्लेट्यू है बार्बोरीना प्लेट्यू, बार्बोरीना, बार्बोरीमा रीमा, बार्बोरीमा प्लेट्यू, ये देखा था हम लोगों ने यहाँ ब्राज़ील में ईस्टर्न साइड, बार्बोरीमा प्लेट्यू। फिर हम लोगों ने कुछ और प्लेट्यू देखा था, कहाँ है? पेंटागोनिया प्लेट्यू, पक्का? हाईलैंड्स देखा था, हाईलैंड्स, ये यहाँ पर देखा था। इसको क्या बोला गया हम लोगों ने? पेंटागोनिया, पेंटागोनियन हाईलैंड्स, पेंटागोनियन हाईलैंड्स, पेंटागोनियन हाईलैंड्स देखा था, पेंटागोनियन हाईलैंड्स। फिर बोलीविया का भी पठार तो देखा था हम लोगों ने यहाँ पर। बोलीविया का पठार मेजर हिस्सा कहाँ? बोलीविया में, लेकिन यहाँ भी फैला हुआ था इधर इधर। ये बोलीवियन प्लेट्यू देखा था, बोलीवियन प्लेट्यू, बोलीविया का पठार। लेकिन इसको ऐसे तो पूछेगा नहीं, इसको एक और नाम है एंटीप्लानो, एंटीप्लानो, प्लेट्यू ऑफ एंटीप्लानो, ऐसे पूछेगा। क्या बोले थे हम लोग? एंटीप्लानो बोले थे, एंटीप्लानो, ये ऐसे याद रखना। क्योंकि अगर बोलीविया का पठार बोलेगा तो आपका दिमाग दौड़ जाएगा, बोलीविया में होगा। वो पूछेगा प्लेट्यू ऑफ एंटीप्लानो कौन से देश में? अगर एक देश चुनना है तो मैक्सिमम हिस्सा कहाँ है? बोलीविया। लेकिन फैला हुआ कहाँ है? बोलीविया, थोड़ा सा पेरू और थोड़ा सा चिली। ये देखे थे हम लोग। अच्छा, अब आइए, डेजर्ट देखे थे, डेजर्ट, रेगिस्तान देखे थे, रेगिस्तान भी देखे थे। चलो आओ देख लो एक बार। रेगिस्तान हम लोगों ने देखा था, एक नीचे देखा था, ऐसा देखा था। ये कौन सा ये रेगिस्तान है ना, ये रेगिस्तान है, ये पेंटागोनिया। कौन सा रेगिस्तान? पेंटागोनिया डेजर्ट, अर्जेंटीना चिली में फैला हुआ पेंटागोनियन डेजर्ट। ये है पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया डेजर्ट देखे थे, है ना? अच्छा, और फिर डेजर्ट कहाँ देखे थे? कि यहाँ देखे थे, इस तरह से देखा था हम लोगों ने, ऐसा डेजर्ट देखा था। मैक्सिमम हिस्सा चिली में, थोड़ा सा बोलीविया, थोड़ा सा पेरू। ये कौन सा था? अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट देखा था। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट को हम कैसे जानते हैं? एक तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित डेजर्ट है वर्ल्ड में। इट इज़ द डेजर्ट सिचुएटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंचाई पर है ये डेजर्ट, पहला फैक्ट है ना। तो अपन क्या बोले? हाईएस्ट डेजर्ट नहीं बोलेंगे, डेजर्ट को हाइट में कैसे नापेंगे? वो हाईएस्ट नहीं होता। ये क्या होता है? एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल ये हुआ। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल ये हुआ। दूसरा फैक्ट, ये विश्व का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे शुष्कतम डेजर्ट है ये, सबसे शुष्कतम डेजर्ट। और क्या बोले थे? यहाँ पर लार्जेस्ट, विश्व का में लार्जेस्ट नाइट्रेट रिजर्व है। किसका रिजर्व? नाइट्रेट, है ना। विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट का भंडार यही है, नाइट्रेट भंडार, ये भी याद रखना। अटाकामा में लार्जेस्ट नाइट्रेट रिजर्व है वर्ल्ड का। और नाइट्रेट का इस्तेमाल किस में होता है? फर्टिलाइजर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक उद्योग में होता है। इसका मतलब ये है कि उर्वरक उद्योग भी होगा इसे, यहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगा, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है यहाँ, है ना। और यहीं पर अटाकामा डेजर्ट में हमें एक जगह भी है, अरिका। क्या नाम है इसका? अरिका, यहीं अटाकामा डेजर्ट में चिली में है जगह अरिका। और ये है ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, शुष्कतम स्थल, विश्व का शुष्कतम स्थल। कोई स्थान जो सबसे शुष्क है वो है अरिका। डेजर्ट बोला तो पूरा अटाकामा, डेजर्ट बोला तो पूरा अटाकामा, और अगर प्लेस बोला अरिका, जो भी अटाकामा में ही चिली में एक जगह है ना। अटाकामा डेजर्ट देख लिया। और कोई डेजर्ट देखा था?
हाँ किधर, यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, इक्वाडोर ऑफ पेरू में। यहाँ एक डेजर्ट था सेचूरा, सेचूरा डेजर्ट, सेचूरा डेजर्ट देखा था। ये बताओ मुझे कि ये डेजर्ट फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है इधर? आपको पता है कोल्ड करंट एक ऐसे जाता है, कौन सा? पेरुवियन। ये कौन सा करंट है? पेरुवियन, या इसी को क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर से गुजरता है, ऐसे चलता है करंट, जलधारा है ये ना, जलधारा है। और अब इसका भी योगदान है, इसका भी योगदान है, क्योंकि जिस तट पर इधर तो गर्म जलधारा चलती है, इधर ब्राज़ीलियन करंट आता है ना, यहाँ से कौन सा करंट? ब्राज़ीलियन करंट। और जहाँ पर, जहाँ कोस्ट में गर्म जलधारा आती है, ये हॉट करंट है। हॉट जो ओशियन का वाटर है ना, वो भी चलता है एक जगह से दूसरी जगह। जो गर्म है वो वार्म करंट है, और ये कोल्ड करंट है। तो ये इधर वार्म करंट चलती, इधर डेजर्ट आपको इधर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वार्म करंट चलती, इसका मतलब ये है कि हवा, वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी, तो इवापोरेट होके ठंड, मतलब इवापोरेशन होगा वहाँ पर, और ये हल्की होकर ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तो जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर लो होता जाता है। आप पहाड़ी पे जाओगे टेम्परेचर लो होता है, ठंडा लगता है। ऊपर लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये गर्म, जो गर्म एयर है ये ऊपर गई, तो ऊपर ठंडे टेम्परेचर मिलने से क्या होगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, बादल बनेगा, और बादल बन गया तो बरसेगा भी। तो इधर चली थी, इधर बरसात होती है लाखों करोड़ों वर्षों से, लेकिन इधर क्या चल रही? ठंडी जलधारा। ये तो फिर इसके ऊपर की हवा भी भारी हो जाएगी, इवापोरेशन होगा नहीं, वो भारी रहेगी तो सरफेस पर रहेगी, ऊपर जाके बादल बना नहीं सकती। लाखों करोड़ों साल से इधर ये बारिश ही नहीं होगी इधर, तो क्या बन जाएगा इधर? डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट बनने का, ट्रॉपिकल डेजर्ट, देखो एक और कंसेप्ट को कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम लोग जब डेजर्ट का थियरी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बीच में जो हमें मिलेगा मरुस्थल, जो मिलेगा, पहले बात तो इधर मरुस्थल मिलेगा ही। क्या आपको वर्ल्ड में इस लैटिट्यूड के बीच में आपको डेजर्ट मिलेगा? मिलेगा? इक्वेटर के इधर उधर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो जो सन है, सूरज का ताप, वो साल भर साला यहीं से यहीं तो मूव करता था, हमेशा गर्म रहता है ये, है ना। तुम अभी शायद इसको नहीं समझ पाओगे कि कैसे सूरज का ताप यहाँ से वहाँ मूव करेगा, वो मैं बताऊंगा, मैं वीडियो भेजूंगा और बाद में इसका क्लास भी लूँगा ना, बैकअप क्लास, और स्टूडेंट आएंगे तो बैकअप क्लास लूँगा, वहाँ समझोगे आप। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये समझो, सन के अराउंड रोटेट करता है अर्थ, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व ना। तो पूरे साल भर जो सूरज का ताप होता है ना, वो एकदम खड़ा यहाँ से यहाँ तक पोजीशन बदलता है, कि रोटेशन जैसे जैसे रोटेशन करता है, तो कभी यहाँ खड़ा ताप पड़ता है, कभी यहाँ खिसकता जाता है यहाँ तक 3 महीने में, फिर यहाँ से खिसकते अगले 3 महीने में यहाँ, फिर से 3 महीने में यहाँ से खिसकते खिसकते अर्थ पर यहाँ पहुँचता है, फिर से यहाँ। मतलब साल भर ये गर्म एरिया गर्म रहता है। साल भर गर्म मतलब यहाँ की हवा गर्म रहेगी, सरफेस जितने भी ओशन है गर्म हवा चलेगी, और यही गर्म हवा मानसून के समय, मानसून वो विंड भी लाती है। एक और चीज़, मानसून की पवनें बनती अलग अलग जगह। भैया यहाँ पर आप इक्वेटर में जानते हो इतना गर्मी पड़ता है साल भर कि रोज़ यहाँ का जो सरफेस वाटर है वो इवापोरेट होगा तो ऊपर जाएगा कंडेंस होगा, बादल बनेगा और खूब पानी गिरेगा साल भर। जैसे आप इक्वेटर पे कहीं भी चले जाओ, ये ब्राज़ील है, जैसे यहाँ पर आपको ये ब्राज़ील है, सुबह एकदम गर्मी और शाम होते होते भड़भड़ा के पानी, रोज़ का काम है ये, रोज़ होता है। इक्वेटर के अगल बगल के एरिया में रोज़ होता है ये। हमारे यहाँ बरसात के मौसम में बरसात होता है ना। अब तो कोई भरोसा नहीं सीजन का, बरसात में बरसात नहीं होता साला, गर्मी में बरसात हो जाता है, अब तो कोई भरोसा नहीं है ना। 150-200 साल और पृथ्वी है, बस सब चेंज हो रहा है ना।
वो बाद में समझो। यहाँ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके इधर मिलेगा, 40 तक इधर मिलेगा, ऊपर इधर डेजर्ट मिलेगा, इधर डेजर्ट मिलेगा। वो कभी कभार, जैसे मान लो अगर इस लैटिट्यूड में बीच में कोई डेजर्ट आ गया है ना, तो वो किसकी वजह से है? वो उसकी वजह से नहीं है, ये है, ये कारण है उसका, कोल्ड करंट। और दूसरी बात ये भी है कि पानी बादल बना, इधर बरसा, बादल मूव करता रहा और यहाँ तक पहुँचा, सिर आ गया, पानी खत्म, बादल में पानी खत्म। और ये लाखों करोड़ों साल से हो रहा है। ये बेचारे को पानी मिला ही नहीं लाखों करोड़ों साल से, प्यासी भूमि मरुस्थल बन गई ना। चलो वो डेजर्ट में और थोड़ा अच्छे समझ लेंगे, इधर चलो। ये बात क्लियर है, 3 डेजर्ट। ओके, नाउ अब हम पहुंचते हैं घास के मैदान, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बोलते हैं। उससे पहले मैं एक नदी, क्योंकि रिवर तो अपने को पढ़ना ही, मैं एक नदी बता देता हूँ, वो नदी बताना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर एक आपको एंडीज की एक पीक मिलेगी, यहाँ पर एक पीक, चोटी, ये एंडीज माउंटेन सीरीज में ही है ये। इसका नाम है मिस्मी। हाँ, वो चॉकलेट पर मत जाना, ये मिस्मी है। ये मिस्मी पीक है एंडीज पर्वत श्रृंखला में, मिस्मी पीक। यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसा निकला, और इस नदी का नाम है यहाँ पर अप्यूरी मैक। अप्यूरी मैक, यहाँ से नदी निकली अप्यूरी मैक, अप्यूरी मैक ना, अप्यूरी मैक, मैक मैक। अप्यूरी मैक, इसके बगल से एक और नदी निकलेगी, ऐसे इधर से निकलेगी और आकर इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ये नदी है यूसी याली। यूसी याली, यूसी याली, यूसी याली, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही हिंदी में, यूसी याली, यूसी याली। अब ये नदी यूसी याली मिल गई, अप्यूरी मैक किस में मिल गई? यूसी याली में। अब ये यूसी याली बह रही आगे। इधर से एक और नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, ये इसमें मिलती है। और ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी मैरानौर। मैरानौर मैरानौर, मैरानौर नदी इधर से आके मिलती है, मैरानौर। मिस्मी से कौन सी नदी निकली? अप्यूरी मैक। राइट साइड से, इसके राइट से ना, राइट साइड से यूसी आली मिली, यूसी आली मिल गई। अब यूसी आली नदी आगे चल रही। अब इस यूसी आली में इधर लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से एक आती नदी आ गई, कौन? मैरानौर। मैरानौर आके मिली, और जैसे ही मैरानौर यूसी आली में मिली, अब ये नदी कहलाएगी अमेज़न। अब ये नदी यहाँ से क्या कहलाएगी? अमेज़न। फिर ये देख लो, पेरू और कोलंबिया के बॉर्डर में बहते हुए, ऐसे जाते हुए, यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए, ये क्या है? अटलांटिक ओशन में चली जाए। और जो जगह, जिस जगह पर ये अटलांटिक ओशन में मिलती, उसका नाम है मकापा। मकापा, मकापा में ये साउथ अटलांटिक ओशन में, इट फॉल्स इनटू साउथ अटलांटिक ओशन, मिंगल हो जाती है ना। डेल्टा और एस्चुरी सुने हो शब्द ना? मैं गलत प्रश्न पूछा, जानते हो? है? अब बता, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है? डेल्टा हिंदी में भी डेल्टा बोलते हैं। इसको बोलते हैं ज्वार नद। ज्वार नद या मुख, ज्वार नद, कभी ज्वार नद या ज्वार नद मुख बोल देते हैं। हाँ, अरे मैं समझा देता हूँ एकदम क्लियर। भाई नदी तो उधर की ओर बहेगी जहाँ उसको स्लोप मिलेगा, स्लोप चाहिए ना उसको। तो अमेज़न को स्लोप किधर मिल रहा है? वहाँ, उधर, वही जहाँ जहाँ स्लोप मिला वहाँ तक पहुँच गई वो।
फिर क्या होता है कि नदी जब बहुत लंबी दूरी तय करती है, नदी बहुत लंबी दूरी तय करेगी, तो भैया नदी जो है अपने साथ सिल्ट लेकर आएगी। सिल्ट मतलब चट्टानों से गुजरेगी, मिट्टी से कहीं से गुजरेगी, तो भैया अपने साथ मिट्टी, पत्थरों के बुरादे, कंकड़, ये सब लेके चलती है। और जब ये समंदर के पास मिलने वाली होती है तो ये वहाँ पर क्या करती है, अपने साथ लाया गया सारा सिल्ट, जिसको गाद बोलते हैं हिंदी में, गाद, ये समंदर के जो वो समंदर के किनारे इकट्ठा करती जाती। लाखों करोड़ों सालों से प्रोसेस चल रहा है ना। तो यहाँ से बर्ड लाइक एक डेल्टा पूरा जमा हो जाता है सिल्ट। उसके बाद पानी, फिर जब सिल्ट जमा हो गया तो क्या होगा, छिछला हो जाता है। अब नदी को जाने का जगह भी चाहिए, तो क्या होती है, नदी ना डिवाइड हो जाती है शाखा, ब्रांचेस में। जहाँ से जगह मिले नदी टूट टूट के इधर से गुजर रही, कुछ इधर से, सब जाके मिल जाती है। तो समंदर के जो ओशन या सी के तट पर बनता है डेल्टा, तट पर, कोस्ट पर बनेगा डेल्टा, वहाँ सिल्ट इकट्ठा हो गया पूरा ना, समझ रहे हो, सिल्ट बन गया। लेकिन ऐसा कब होता है, जब स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो। जैसे कि मान लो नदी को लंबी दूरी तय करती है ना, वो जो लंबी दूरी स्लो हो जाएगी, जाहिर सी बात है। कहीं पहाड़ी से निकली तो तेज़ चल रही है, एकदम तेज़ है, स्पीड है, लेकिन बहुत लंबा दूरी हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल कर रही तो स्पीड स्लो हो जाएगी। मैदान में पहुंच गई, प्लेन्स में पहुंच गई तो स्लो हो जाएगी। तो वो किनारों पर डेल्टा बनाएंगे, धीरे से वो अपने साथ जो भी सिल्ट लाइए धीरे धीरे जमा होता जाएगा ना। लेकिन मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, अब एक नदी निकली तो वो नीचे उतरी तो हज़ारों किलोमीटर चल रही है, तो ये डेल्टा बनाएंगी। लेकिन पहाड़ के इस तरफ यहाँ से नदी उतरी और यहाँ पर 10 किलोमीटर में ही समंदर आ गया, 10 किलोमीटर में ही समंदर आ गया, और यहाँ 5000 किलोमीटर के बाद मिल रही है, और यहाँ 10 किलोमीटर में ही समंदर है। नदी उतनी स्पीड से जो पहाड़ी से उतरेगी उसकी स्पीड कम हो पाएगी क्या? बहुत तेज स्पीड होगा। और जाहिर सी बात है उस दौरान जब पर्वत से नीचे उतरेगी तो सिल्ट और वो सेडिमेंट्स लेकर आएगी अपने साथ, टुकड़े, कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेकर आएगी। इसकी स्पीड इतनी तगड़ी होगी कि ये यहाँ पर अपने सिल्ट यहाँ डिपॉजिट हो ही नहीं पाएगा, फोर्स बहुत है। वो क्या होगा, सीधे ये जो है समंदर, ये समंदर है, वो सीधे वो लाखों सालों में वो यहाँ इकट्ठा करेगी यहाँ, और ये यहाँ ऊपर तक आ जाएगा जमा होते होते लाखों करोड़ों सालों में। ये एस्चुरी है। मतलब जो सिल्ट और गाद जो सेडिमेंट्स हैं वो समंदर के बॉटम में जब जमा होते हैं तो वो एस्चुरी है, वो एस्चुरी है। लेकिन अगर समंदर ओशियन या सी के कोस्ट में इकट्ठा हो गए, वो क्या है, डेल्टा है। क्लियर है? अब याद रहेगा पक्का ना? हल्का फुल्का तेरे को मालूम था, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये रीज़न है। कभी क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आपको मतलब एप्लीकेशन पार्ट पूछ देता है, एप्लीकेशन पार्ट ना। जैसे वो मैडम आई थी, वो यूपीएससी देती है, तो वो बोलो, उसने बोला कि सर एक क्वेश्चन आ गया था अप्लाइड पार्ट, मुझसे नहीं बना। लेकिन वो क्वेश्चन तुमको पता है जो क्लास पहले का की हो। आप लोगों ने वो काम चाट का पेनिनसुला सुना है? अबे काम चाट का प्रायद्वीप नहीं सुना था? पहले मैं पढ़ाया हूं, तो काम चाट का किधर है? किसी को याद नहीं? अरे रशिया के पास बताया था रे, वो जो ऐसे निकला हुआ था काम चाट का, बेरिंग सी, और जब वो बता रहा था वहां कामचाटका का बताया था पेनिनसुला। कोई कामचाटका से प्लेन पकड़ा, कामचाटका से प्लेन पकड़ा, अलास्का पहुंच गया, 180 डिग्री क्रॉस करेगा वहां से, कुछ याद नहीं साला। अबे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नहीं याद है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इस सालों कुछ लेते क्यों नहीं? कॉम्प्लाइन नहीं, कॉम्प्लाइन जरूरत नहीं।
और ये बकवास है ना, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बकवास है ये ना। तरीका है पता है तुमको, बादाम जो है वो बीज है, वो फ्रूट का बीज है पता है, हालांकि वो ऊपर फ्रूट भी खाने लायक नहीं है ना, बीज है वो। और बीज को सोचो आपको महंगे दामों में बेच दिया जाता है, बादाम खाओ, बादाम से दिमाग तेज होता है ना। हमारे यहाँ लाकड़ी होता है, लाकड़ी पता है ना, लाकड़ी छत्तीसगढ़ में लाकड़ी। एक जमाना था लाकड़ी ना गाय भैंस को डाला जाता था चारे के रूप में, चारे के रूप में लाकड़ी कोई खाता थोड़ी था, गाय भैंस को डाला जाता ना। एक जर्नल आया, रिसर्च है उसमें, लाकड़ी का फायदे बता दिए गए, ये लाकड़ी से ये फायदा वो फायदा। अब लाकड़ी एक्सपोर्ट होने लगा, अब आदमी खाने लगे, अब जानवर लोग नहीं डालते ना। ऐसा होता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी भाजी छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ अगर कोई भी चीज़ कहीं भी उगती है वो भाजी है, पत्ता है मतलब भाजी है। चुनचुनिया भाजी, करमोता भाजी है ना, तिनपनिया भाजी नहीं, वो भाजी है। चौलाई, लाल चौलाई होती है, वो सब क्या है, वो कुछ ऐसी भाजी हैं जैसे पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, चौलाई हो गया, ये स्टैंडर्ड भाजियाँ हैं। प्याज भाजी अच्छा लगता है, आलू के साथ बढ़िया लगता है ना। लेकिन बरसात होता है, जंगल झाड़ कहीं भी वो स्क्वायर वो जो भाजी उग जाता है, क्या वो करमोता, चरोटा कहीं भी साला जंगल वंगल में उग जाता है, चरोटा भाजी, उसको भी भाजी बना खा डालते हैं। कचड़ा है करके निकालते हैं सर, वो चना वगैरह से कचड़ा है ऐसे करके उसको, और यहाँ सब्जी खाते हैं उसका, बथुआ है ना। तो वो तो सब समझ में आता है, बथुआ है। वैसे बता दूं तुमको, बथुआ बहुत बाद में लोग, ये यहाँ पर फेंका जाता था, लेकिन बथुआ लोग उधर यूपी और उधर बथुआ लोग बहुत खाते थे, है ना, उधर बहुत। लेकिन अभी यहाँ लोग, यहाँ भी बथुआ खाने लगे, लोगों की जानकारी हो गई कि बथुआ ये कचरे की तरफ फेंकना नहीं है, ये पालक से भी ज़्यादा आयरन है इसमें, बथुआ में। तो अब बथुआ खाने लगे लोग। वैसे ही लाकड़ी का बता दिया गया, लाकड़ी एक्सपोर्ट होने लगी अब ना। भला बता दो, र्यूमर फैला दो, मान लो कोई धंधा करना है, कोई कर्ज। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ, मेरे को सबसे बेकार भाजी वो चरोटा भाजी लगता है साला, कहीं भी उग जाता है वो चरोटा भाजी। मेरी माँ तो किसी का भी भाजी बना सकती हो। कुमड़ा आता, कुमड़ा के नीचे भाजी, कुमड़ा का भाजी का सब्जी बन गया ना। मुरई भाजी और चना प्याज भाजी समझ में आता है ना, मुरई भाजी, वो कुमड़ा का भाजी। आजकल एक अभी 4-5 साल में एक नया सब्जी देख रहा हूँ मैं, खट्टा पालक। ये पहले नहीं खाया हूँ मैं बचपने में, ये अभी देख रहा हूँ कहाँ से आया साला खट्टा पालक। मेरे घर में पहली बार अभी लगाया है सर, मैं फर्स्ट टाइम खाई अभी, एकदम खट्टा भाजी, मतलब वो खट्टा वाला जो आता है ना नॉर्मल। देखो भाई, उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। खट्टा भाजी की, जिसको अपन हमारी भाजी बोलते हैं, हमारी भाजी का कोई मुकाबला नहीं। चना दाल के साथ बनाओ हमारी भाजी, कोई मिला। खट्टा पालक वो जमा नहीं मेरे को, नहीं बनाने नहीं आया ना। ओरिजिनल पालक ओरिजिनल है, खट्टा पालक नहीं जमाओ। अगर खट्टा में भाजी कोई है तो हमारी भाजी, जिसका हमारी भाजी ना। चावल दाल मस्त से फ्राई हो, शादी ब्याह में गांव में जाते हैं, वो पतला वाला बड़ा मिल जाए, बड़ा करमोता भाजी मिल जाए, बस ना। चलो इधर आओ, इधर। ये डेल्टा बनाती, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये नदी डेल्टा, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती, कौन सी नदी डेल्टा बनाती, ये डेल्टा बनाती ना। अमेज़न जो है 6,5,7,5 किलोमीटर लंबी है। हमें सारी नदियों का डिस्टेंस याद नहीं रखना है, चूंकि अमेज़न इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए हमको याद रखना है। और पूछ देता लटके झटके, 6,5,7,5 ईजी भी है, 6,5,7,5 किलोमीटर। लेकिन ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो रिवर नाइल है, नील नदी इजिप्ट में फ्लो करती, साउथ अफ्रीका में, है ना। सबसे लंबी, ये सबसे लंबी नदी नील, नाइल के बाद अमेज़न, नाइल के बाद अमेज़न, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। अमेज़न के बाद यांगसी,
यांगसी। अच्छा ये स्पेलिंग नहीं है, तुमको बता दूं, टी आता है, यांग टी एस आई, यांगसी, लेकिन टी साइलेंट है, यांगसी। यांगसी के बाद मिसिसिपी, मिसिसिपी है ना, ना ये 4 तक ही याद रखो, ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबी नदी। लेकिन अमेज़न को कैसे याद रखोगे आप? सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। बड़ी बोला जा रहा है, क्यों बोले? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जल के आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसलिए इसकी दूरी याद रख लो भैया, ये 6575 किलोमीटर लंबी है, 656575 ठीक। अच्छा अब आइए भाई, इक्वेटर गुजरता है यहाँ से, इस नदी के चारों ओर आपको मिलेंगे क्या? अमेज़न के जंगल। क्या मिलेंगे? इसको लेकिन बोलते क्या है पहले बता दूं आपको, पता है ना, 0 डिग्री से इधर और इधर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। इसको क्या बोलते हैं? ये बीच वाला इलाका क्या होता है? ट्रॉपिकल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। तो ये ट्रॉपिकल हो गया ना, ट्रॉपिकल हो गया। उष्ण कटिबंधी, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? उष्ण कटिबंधी। याद आ रहा है? उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी। तो क्योंकि 0 डिग्री से गुजर रहा है, तो ये फॉरेस्ट यहाँ पे जो होगा, इसको बोला क्या जाएगा? देखो, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अमेज़न के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। हिंदी में उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षावन। क्या मिलेगा? ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षावन। अब भाई आप कंसेप्ट लगा के जान जो क्यों उष्ण कटिबंधी बोला जा रहा है, क्योंकि 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री के बीच में है, तो उष्ण कटिबंधी हो गया। यहाँ दिन भर पानी गिरता है, साल भर पानी गिरता है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा? सदाबहार। यहाँ हमेशा सदाबहार होगा, बाहर हमेशा बाहर रहेगी। वर्षा रोज होती है तो वर्षा हो गया। उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षा बनेगी। और नाम क्या है? अमेज़न नदी के चारों ओर है, तो क्या बोलते हैं? अमेज़न का है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षावन। क्या नाम है इसका? अमेज़न, है ना। अमेज़न उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षावन यहीं पाया जाएगा। दुनिया का सबसे घना, सबसे बड़ा वर्षावन है ये। दुनिया में जितने भी वर्षावन मिलेंगे, है ना, उसमें सबसे बड़ा, सबसे घना वर्षावन है ये। जहाँ पर सोचो कि दिन रोज पानी गिर रहा है करोड़ों साल से, वहाँ पर स्पीशीज कैसे, किसी कोई भी बात हो, जानवरों की स्पीशीज दुनिया भरमार मिलेगी, कीड़ों की स्पीशीज होगी, पक्षियों की स्पीशीज होगी, पेड़ों की स्पीशीज, सब भरमार। ऐसे ऐसे स्पीशीज मिलेंगे कहीं अपन देखी नहीं। मकड़ी के 100 स्पीशीज पता चला मिले, छोटी सी चींटी की तरह मकड़ी है, काट दी फटफटा के हम लोग 1 मिनट में चल दी। इतने जहरीले जहरीले हैं, है ना, वहाँ मिलेंगे। एनाकोंडा भी यही मिलता है, एनाकोंडा ना, मतलब सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा यही मिलता है। ब्लैक नहीं, मांबा स्नेक है, ब्लैक मांबा मतलब बहुत जहरीला, बहुत जहरीला ना। ऐसे तो बोलते हैं लोग सबसे जहरीला तो कोबरा होता है, किंग कोबरा। लेकिन देखो, किंग कोबरा काटे ना, तो किंग कोबरा जैसे हमारे इंडिया में किंग कोबरा काटेगा, सही समय पर हॉस्पिटल ले गए तो एंटीडोट मिल जाएगा, बच सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ किंग कोबरा स्नेक कॉमन है तो उसका एंटीडोट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं कोई ब्लैक मांबा, जो हमारे इंडिया में रेयर मिलता है, ब्लैक मांबा ला के कटवा दिया है, तो एंटीडोट मिलेगा नहीं उसका, जल्दी निपट जाएगा वो भी जहरीला है। रेटल स्नेक अब दुनिया भर के हैं रे, साला पूँछ ऐसे हिलाता है, वाइब्रेट करता, बजाता है,
फिर एक सांप होता है, दो मुंह होता है साला, जब मन करता है इधर से चलता है, जब मन करता है इधर से चलता है। सर वो गलत है, वो वैसा वो अफवाह है। अबे दो मुंह वाला सांप होता है? नहीं होता सर, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, उसका पीछे का चेहरा भी ऐसा सांप का चेहरा जैसे दिखता है, बस नहीं। अबे साला मैं उड़ने वाला बोलोगे तो उड़ने वाला नहीं रहता वो पता है, वो तो छलांग मारता है ना, अपने आप को थोड़ा ऐसे सिकोड़ लेता है तो थोड़ा ग्लाइड करता है। वो पंख नहीं होता कोई कि पंख लगा के उड़ रहा है सांप। चलो चलो इधर आओ, वो जूलॉजी वालों के लिए रहने दो, आ जाओ इधर आओ। अब देखो यहां पर जो वन है, वन, ये कौन सा सवाना टाइप, एक और चीज, ये तो हो गया सवाना टाइप वेजिटेशन है। क्या है ये? सवाना टाइप। प्रश्न पूछेगा आपसे, सवाना, सवाना टाइप वनस्पति, जो वनस्पति के प्रकार है। हालांकि हम वेजिटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप क्लियर जान जाओगे कहाँ सवाना कहाँ स्टेपी होता है, सब जान जाओगे, अभी नहीं। सवाना टाइप वेजिटेशन, ये याद रखना आप। अब आइए ग्रासलैंड देख लो, घास के मैदान, घास के मैदान, घास इतनी बड़ी भी होती है और घास 15-15, 20-20 फीट की भी होती है घास ना। घास, गन्ना क्या है? घास है वो, गन्ना 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 घास है वो, हम घास खाते हैं, बस मीठा घास है वो ना, गन्ना भी घास है, ठीक। तो यहाँ पर ना चूंकि सोचो इतना पानी गिरता है तो यहाँ घास भी बड़े बड़े होंगे साले ना। तो देखो आप एक ऊपर वाला हिस्सा देखो आप, कहाँ गया यार इसको? कॉफी, हाँ हाँ अभी देखेंगे ना सब, कहवा कॉफी, साओ पालो, हाँ वो सब देखेंगे अभी, पहले घास देख लें। ये अमेज़न फॉरेस्ट हो गया, इधर ये दिख रहा है ऊपर, यहाँ फैला हुआ वेनेजुएला, और यहाँ एक घास का मैदान दिखेगा आपको, लानोज, लानोज, लानोज ग्रासलैंड पूछ देगा आपसे। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वेनेजुएला और कोलंबिया में फैला हुआ आपको मिलेगा घास का मैदान। मान लो कहीं जंगल है, क्या ऐसा है क्या कि ब्रह्मा ने कोई मार्जिन खींच दिए, यहीं से जंगल खत्म, यहीं से रेगिस्तान शुरू? ऐसा होता है? नहीं होता। कहीं जंगल खत्म होगा, कहीं खत्म हो रहा होगा ना, तो 5-10 किलोमीटर का एक संक्रमण क्षेत्र मिलेगा हमको। जंगल जब खत्म हो रहा है फिर छोटे छोटे पेड़ होंगे, फिर धीरे झाड़ी आ जाएगी, फिर झाड़ी भी थोड़ी दूर बाद दिखनी खत्म हो जाएगी, कटीली हो जाएगी, और फिर रेगिस्तान आ जाएगा। लेकिन रेगिस्तान भी ऐसे नहीं आएगा। पहले यहाँ अगर घने घने जंगल हैं तो धीरे से छोटा होगा, बीच में घास, ये भी आएगा, ग्रासलैंड आएगा, घास ना आएगा। तो ये जो अमेज़न के जंगल हैं, यहाँ से जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो लानोज घास के मैदान मिलेंगे हमको। कहाँ? वेनेजुएला और कोलंबिया में। लानोज, हाँ लानोज ना, लानोज पूछ देता है। यहाँ पर आपको एक घास का मैदान इधर मिलेगा, इस साइड ब्राज़ील के इधर, कटिंगा, कटिंगा ग्रासलैंड, कटिंगा ब्राज़ील में, कटिंगा, कटिंगा ग्रासलैंड इधर मिलेगा ना। लानोस, वो गलत ना हो जाए, कटिंगा हो गया। ये कटिंगा से यहीं ब्राज़ील में एक और ग्रासलैंड लगा हुआ मिलेगा, ऐसा ग्रासलैंड मिलेगा, घास का मैदान ही है ये। इसका नाम है सेराडो, 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 सेराडो घास का मैदान। ये भी कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में, सेराडो, सेराडो घास के मैदान। उसके बाद कंपास, पंपास, ऐसा बहुत सारा मिलेगा। अब आइए कंपास, कंपोज को देखो आप, ये देखो आप, ये फैला हुआ बोलीविया, ब्राज़ील,
है ना, अर्जेंटीना और ये उरुग्वे है ना, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है। यहाँ फैला हुआ एक मिलेगा कंपोज या कंपास बोल देता है ना, कंपोज, कैंपोज, कैंपोज, ये घास का मैदान यहाँ मिलेगा, कैंपोज ना सर, है ना, कंपोज। अब इसी से लगा हुआ देखो आप एक और घास का मैदान मिलेगा आपको, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको। ये कहाँ, बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना में फैला हुआ, बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ये देखो इधर दिख रहा है लगा हुआ। यहाँ पर एक और घास का मैदान मिला, ये है ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको ग्रासलैंड, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको ग्रासलैंड, ग्रैंड चाको। ये नीचे आ जाओ इधर, पंपास, पंपास, उरुग्वे और ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना में फैला हुआ। यहाँ पर एक घास का मैदान मिलेगा, यहाँ ये है पंपास, पंपास, पंपास घास का मैदान इधर। मतलब सर यहाँ पे ज़्यादा सिटी एरिया नहीं है, घास के मैदान फ्लैट बोल सकते हैं। नहीं, घास के मैदान का मतलब यह है कि बहुत ऐसा है, कौन बोला सिटी एरिया नहीं, अर्जेंटीना तो ऐसे ही सोच रहा है। कहाँ लियोनेल मेसी कहाँ का है, मेसी कहाँ का है, अर्जेंटीना। अच्छा ये पता है साला मेसी कहाँ का है, रोनाल्डो कहाँ का है, हाँ पुर्तगाल का है रोनाल्डो। अभी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा गोल उसी का है, और सारे पूरे गोल मिला के क्लब फुटबॉल ये सब भी उसी का शायद, रोनाल्डो का। मेसी अभी थोड़ा पीछे है, 60-65 गोल पीछे है, लेकिन कम मैच खेला है, रोनाल्डो से कम मैच खेला है। हाँ ये पिछले 4-5 सालों में रोनाल्डो लीड कर रहा है, वरना तो मेसी ही चलता था पहले। लेकिन दोनों के गेम में एक अंतर है, रोनाल्डो सेल्फिश है, साला खुद लेके जाके मैं ही गोल मारूंगा। और मेसी क्या है, टीम प्ले खेलता है, वो ना टीम प्ले खेलता है, वो गोल जरूरत पड़े तो पास करता है, लेकिन साला ये और मेरा गोल सबसे ज़्यादा तो लेके ही जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर भी माना इसलिए जाता है कि बड़े दूरी बहुत ये रिस्क पे गोल लेके जाता है, गोल मार देता है ना। बीच में वो कोई छीन लेगा, पास नहीं देगा, कोई छीन लेगा, फिर गाली खाएगा। लेकिन वो साले में मतलब इतनी अपनी क्वालिटी डेवलप कर लिया है कि दूर से ले जाता है बॉल, गोल पोस्ट के पास लेके भी जाता है और मार देता है। लेकिन वो रिस्क है, मेसी टीम प्ले खेलता है, टीम गेम खेलता है। चलो कोई नहीं, जो भी हो, हमारे जो रिचेस्ट क्रिकेटर हैं ना, ये कहीं नहीं लगते उनके आसपास। हमारे जो एकदम सबसे रिचेस्ट क्रिकेटर है ना, कहीं नहीं रखते वो लोग। अगर पैसे के मामले, साले लोग का क्लब का डील होता है 550 करोड़ 800 करोड़ क्लब का डील 1 साल के लिए। और मेरे ख्याल से अभी रोनाल्डो शायद मेरे ख्याल से 2000 करोड़ में हुआ है उसका डील, कहीं 2000 करोड़ ना। हमारे यहाँ पूरा उम्र बीत जाती है तो 2000 करोड़, अभी नहीं 2000 करोड़ नहीं, 1100-1200 करोड़ धोनी होनी ये सब पहुँचे होंगे। वो भी केवल उससे, वो क्लब की डील है उनकी। वो तो फिर ऐड करते हैं वो अलग बात है, जो ऐड एंडोर्समेंट करते हैं जो, वो सब अलग है। चलो यार इधर आओ, इधर आओ, फोकस। ये समझ गए, घास के मैदान ये पूछ दिए जाते हैं आपसे। और एक और क्लियर है, और एक और नीचे चले जाओ, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी। ये इसमें टेक्निकल चीज़ें मैं बताऊंगा, घास के मैदान कौन से एल्टीट्यूड पर, कौन से लैटीट्यूड पर घास के मैदानों को खास क्या कहा जाता है, अभी नहीं, अभी सिर्फ ऐसे लोकेशन देखो, स्टेपी नीचे अर्जेंटीना में, स्टेपी। अब देखो ये जो पंपास है ना अर्जेंटीना में पंपास के घास के मैदानों में खास घास उगाई जाती है, खास घास, अल्फा, ये कमर्शियल ग्रास है, कमर्शियल ग्रास। यहाँ के किसान
अल्फा अल्फा को उगाते हैं केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए। अल्फा अल्फा खास किस्म की घास है जिसको पशु खा के ज़्यादा दूध देते हैं, अल्फा अल्फा ना। ये अल्फा अल्फा क्या है? कमर्शियल ग्रास यहाँ उगाई जाती है अर्जेंटीना के पैम्पास घास के मैदानों में। अल्फा अल्फा, ओ क्या बोला तू? ये क्या बोल रहा था? ये पूछा है? पूछेगा। अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा घास है, कहाँ उगाई जाती? पैम्पास ग्रासलैंड में, पैम्पास एरिया में, अर्जेंटीना में, अल्फा अल्फा। और ये जो स्टेपी घास का मैदान अर्जेंटीना में नीचे साइड है, यहाँ पर मैरिनो भेड़ पाली जाती है। मैरिनो ये ब्रीड है भेड़ों की, मैरिनो भेड़ यहाँ पाली जाती है। मैरिनो भेड़ एकदम घनघना के उनके बाल रहता है? वो ऊंट का स्पीशीज तो बोल रहा है एक लैम्ब, लंबा रहता। अच्छा रुक जाओ, अभी देख लो, अभी दिखाता हूँ। हाँ वो थोड़ा ऊंचा रहता है। डेविल, डेविल नहीं चाहिए भाई। अरे यार ये बड़ा परेशान करता, ये अंबानी धोखेबाज है। ये रहे, अबे हमारे यहाँ के भेड़ कुपोषण का शिकार होती हैं मेरी तरह। इधर देखो, मैरिनो भेड़ पाली जाती। कहाँ? स्टेपी में, उधर, वो उसके लिए फेमस है। कते टाइम हो गया? 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी है, लगेगा 20-25 मिनट ना, ब्रेक है अभी। नदियाँ देखो, एक नदी देख चुके आप, एक नदी हम देख चुके हैं मिस्मी गाँव अमेज़न। यहाँ से मिस्मी से निकली कौन सी? अप्यूरी मैक। भाई मैं देखे तो है, लेकिन मैं नदी में चल रहा हूँ। एक नदी यहाँ से आई, दूसरी आ रही। कौन सी नदी? दूसरी आ रही है। इधर से एक और नदी निकली, आकर मिल गई। ये कौन सी? मैरानौ। ये कौन सी? मैरानौ। यहाँ से निकली और यहीं से ये बन गई अब अमेज़न। ये देखो, पेरू और कोलंबिया का बॉर्डर बनाते हुए कुछ दूरी तक ऐसे निकली और डेल्टा बनाते हुए माकापा में मिल गई। ये है अमेज़न ना। अमेज़न रिवर दूरी 6577 लंबी है। एक और नदी इसकी यहाँ से निकलती, पेरू से निकलती है, ऐसे जिससे आकर मिल जाती। ये है मेडीरा ना। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेज़न की सबसे लंबी साइड है मेडीरा ना। अमेज़न की सबसे लंबी साइड मेडीरा। अब आप देखो, आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मैं आइडिया बताया था। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर एक नदी का इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन अमेज़न को ध्यान देना है। अमेज़न को ध्यान देना ना। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक। दाहिनी ओर से साइड नदी है मेडीरा की, बाईं ओर से मेडीरा ना, वो राइट। अरे यार कल तो बताया था तुम लोगों को, नदी का बहाव किस तरफ है? नदी किधर बह रही? इधर बह रही। नदी इधर बह रही तो राइट नदी का ये होगा, लेफ्ट ये होगा। नदी कैसे बह रही? ऐसे बह रही, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दाहिनी ओर से साइड ऊपर से एक नदी आती है, ऊपर से यहाँ से एक नदी आती है, निग्रो
निग्रो भी इसकी साइड में दी, लेकिन इस साइड से। और एक और नदी आती पुरुष, यहीं से पुरुष वाली नदी, पुरुष, हाँ पुरुष, पुरुष रिवर ना। लेकिन मदिरा इम्पोर्टेंट है, मदिरा को याद रखना। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मदिरा। मदिरा, अरे मदिरा नदी बोल रहा हूँ मैं, मदिरा में बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ना, मदिरा का समझो। कोंगोस कैन्यन, यहीं पेरू में इस पर एक कैन्यन है जिसका नाम है कोंगोस कैन्यन, कोंगोस कैन्यन ना, कैन्यन, कोंगोस कैन्यन इसी नदी पर है पेरू में। कैन्यन क्या होता है? एक नदी लाखों करोड़ों साल से बह रही है, तेज बह रही है, तो क्या करती, काटती जाती है, नीचे बॉटम काटती जाती है और गहरी खाई बनाती है, वैली बनाती जाती है, स्टीप वैली बन जाती है, काटते काटते गहरी हो जाती है। तो क्या होता है, ये क्या है, डीप वैली है। कैनियन क्या होता है, डीप वैली, ये डीप वैली है, ये कैनियन है। वो ग्रैंड कैनियन था कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो देश में ग्रैंड कैनियन, कौन सी नदी, कोलोराडो नदी बना, वो था, अलग था। कौन से नेशनल पार्क के अंदर था? ये लाइन में से है? येलोस्टोन है, वो स्नेक है, स्नेक नदी बढ़ती है। वो किसकी साइड नदी थी? स्नेक किसकी है? स्नेक रिवर वहाँ था येलोस्टोन नेशनल पार्क ना। हडसन नदी और नीचे कोलोराडो नदी जहाँ बह रही, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, नाम ही उसका ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ओ ग्रैंड कैनियन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये जो स्नेक थी वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी? अरे कनाडा में पैदा हुई थी, नीचे आकर इधर नीचे आकर नहीं स्नेक रिवर देखे थे अपन, स्नेक जाकर किस में मिल रही थी? अरे साला मिसिसिपी तो नीचे है। तुम लोग रफ मैप भी नहीं बनाते ना, तो घर जाके मैप बनाए होगे तो याद नहीं हुआ है? कोलंबिया रिवर कनाडा से निकली, साउथ में आकर यूएसए में जाकर मिलती है पैसिफिक ओशन में। कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी थी स्नेक, और स्नेक नदी के चारों ओर कौन सा नेशनल पार्क? येलोस्टोन। और ग्रैंड कैनियन के चारों तरफ ये कौन से नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा? ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। कौन से देश में? कोलोराडो ना। जबकि हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क कौन से देश में था? कौन से राज्य में? यूएसए के कौन से स्टेट में? व्योमिंग। आइए, ये हो गया, बस हो गया, खत्म। यहां पर इस साइड में एक माउंटेन मिलेगा ब्राजील में आपको, यहां पर ब्राजील में। वो माउंटेन का नाम है कैनेस्त्रा माउंटेन। यहां से एक नदी निकलती है सैन फ्रांसिस्को, ऊपर जाती है, यहां मिल जाती है। ये कौन सी? सैन फ्रांसिस्को रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर, ब्राजील में। नॉर्थ की ओर वैली, नीचे है मोंटीक्वेरा। इधर यहाँ पर एक और माउंटेन है मोंटीक्वेरा। ये कौन सा है? मोंटीक्वेरा। यह है मोंटीक्वेरा माउंटेन। नीचे यहाँ से एक नदी निकलती है,
ये है आपका रियो ग्रांडे। आपने ये इस तरह की नदी एक बार और कहीं सुनी है? कहाँ सुनी है? नॉर्थ अमेरिका में सुना है रियो ग्रांडे। वो यूएसए में पैदा हो रही थी, कैनबी माउंटेन में पैदा होकर नीचे आ रही थी मैक्सिको में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल रही थी, वो रियो ग्रांडे थी। ये भी रियो ग्रांडे, लेकिन ये साउथ अमेरिका की। यहाँ से मोंटीक्वेरा से जो नदी निकली वो है रियो ग्रांडे। लेकिन रियो ग्रांडे में ऊपर से ब्राज़ील से एक नदी आएगी। कहाँ गया? यहाँ से एक नदी आएगी ब्राज़ील से, यह पैरानिम्बा। जैसा मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में लिखा है, पैरानिम्बा नदी आएगी। पैरानिम्बा नदी मिल जाएगी रियो ग्रांडे में, और जैसे ही पैरानिम्बा इसमें मिलेगी ये नदी बन जाएगी अब पराना। ये नदी बन जाएगी। अरे यार थोड़ा कलर ना ये येलो वाला कम दिखता है। ये और ये देखो आप, पैराग्वे और ये ब्राज़ील के बॉर्डर में बहती हुई अर्जेंटीना, ब्राज़ील ये है ना, पैराग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर में बहते हुए घुसेगी। कहाँ घुस जाएगी? अर्जेंटीना में। और फिर से उरुग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर में बहते हुए यहाँ पर मिल जाएगी। कौन सी नदी? अभी हमारा मेन रिवर कौन है? ये सब नहीं है। मेन रिवर क्या है? पराना। मेन रिवर क्या है? पराना। जो नदी जाकर विसर्जित होती वही मेन नदी होती है। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पैदा हुई थी अपीरीमैक, लेकिन जो नदी बहकर विसर्जित वो अमेज़न है। अगर आपसे अमेज़न का भी ओरिजिन पूछे, मिस्मी माउंटेन ही होगा। अगर अमेज़न का भी अगर आपसे पूछे ओरिजिन, उद्गम क्या है, तो मिस्मी। उसी तरह यहाँ पर पराना का भी अगर आपसे पूछ दिया, मोंटीक्वेरा माउंटेन ब्राज़ील, पराना। इसकी खासियत ये है कि ये जब आती है तो ये अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे, यहाँ पर ये एस्चुरी बनाती है, एक एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद बनाती है। क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वार नद मुख। दोनों के बीच में ये यहाँ पर बनाती है, और इसका ये ज्वार नद जो है रियो डी प्लाटा, इसका नाम क्या है ज्वार नद का? रियो डी प्लाटा ज्वार नद बनाती है। रियो डी प्लाटा यहाँ पर, कहाँ? अटलांटिक ओशन में ना, अटलांटिक है ना ये। तो एक ज्वार नद बनाती है जिसका नाम क्या है? रियो डी प्लाटा। ठीक। और इसी ज्वार नद पर, इसी के बैंक पर एक और, ये देखो, ये पराना नदी के किनारे अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। यही है स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग इसका थोड़ा सा टेढ़ा है। हम लोग जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। हाँ सही जा रहा था मैं। BEO है ये O है, O आयर्स, ब्यूनस आयर्स सिचुएटेड है। ठीक है। आपसे ऐसा पूछे कि कौन सी नदी के तट पर है तो पराना बोलोगे, लेकिन एक्चुअली ये रियो डी प्लाटा में है। रियो डी प्लाटा, ये जो रियो डी प्लाटा है ना, यहीं पर अर्जेंटीना की राजधानी, अगर नदी पूछे तो आप समझ गए पराना, क्योंकि रियो डी प्लाटा एक्चुअली कौन सी नदी बना रही? पराना। लेकिन टू बी प्रिसाइज, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, राजधानी ब्यूनस आयर्स कहाँ सिचुएटेड है? रियो डी प्लाटा एस्चुरी, रियो डी प्लाटा एस्चुरी, ये याद रखिएगा, रियो डी प्लाटा एस्चुरी। अब ऊपर चलते हैं। अरे ऊपर मतलब नहीं, रुको, अभी खत्म होने वाला बस। अरे यार यहाँ पर मेरे को वो माउंटेन बस देखना है, उसके बाद मुझे मालूम है। ऊपर कौन सा माउंटेन है? वेनेजुएला में, यहाँ पर। यह गुयाना का पठार है। यहाँ से एक नदी निकलती है
ऐसा ऐसा ऊपर चली जाती है। और इधर क्या है, ये क्या है, हाँ ये कैरेबियन सी, ऊपर कैरेबियन सी है यहाँ पर। तो ये कौन सी नदी है? अरे यार अचानक मैं भूलने क्यों लगा हूँ? हाँ याद आ गया, ओरिनिको। ओरिनिको 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 रिवर, ओरिनिको। ओरिनिको ऊपर जाती है और कहाँ मिलती है? ओरिनिको की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, इधर से आके मिलती है, यहाँ से, यहाँ पर आके मिलती है। ओरिनिको की एक जो सहायक नदी है वो यहाँ आकर मिलेगी। करोनी, ये नदी का नाम क्या है? करोनी, करोनी, करोनी रिवर। अब ये करोनी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पर एक वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। एंजल सुने होंगे आप लोग, एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। और ये क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये, एंजल वाटरफॉल, वेनेजुएला में। हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। कौन सी नदी पर? करोनी। करोनी किसकी सहायक नदी? ओरिनिको की। और एक और इसकी सहायक नदी है जो इसमें आके मिलती है, करोनी में, यहां आकर मिलती है ना? चूरन। हमारे यहाँ चूरन का मतलब कुछ और निकल आता है, लेकिन इस नदी का नाम चूरन है, चूरन। अब मैं चूरन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोर्सेस में यहाँ पर डिस्प्यूट है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है करोनी रिवर। एंजल वाटरफॉल कहाँ है? करोनी। लेकिन मान लो कभी करोनी ऑप्शन में नहीं आया तो चूरन रहेगा ना। एंजल वाटरफॉल ये याद रखना है आपको, एंजल वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, एंजल ना, वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको याद रखना है। अब उसके बाद तो ज़्यादा कुछ एक और एक याद रखो आप, ये जो चिली है, चिली जो है वो कॉपर प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। कॉपर तांबा, कॉपर, यहाँ कॉपर रिजर्व मिलेगा। और यहाँ का बहुत चुकवी कमाटा, चिली में चुकवी कमाटा, ये वर्ल्ड फेमस है कॉपर प्रोडक्शन। कॉपर माइन है ये, तांबा। धरती से तांबा निकलता है, क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तांबे में टिन मिलाते हैं, क्या बनता है? ब्रॉन्ज, कांसा बनता है ना। कांसे का बर्तन घर में होगा, पीतल और कांसे में अंतर है ना। कांसा में थोड़ा सा लालिमा रहता है, हल्का सा लाल, क्योंकि कॉपर मिला रहता है ना। कॉपर वाला कलर, लाल नहीं बोल सकते, कॉपर वाला जो कलर है वो हल्का सा उभर के दिखता है, क्योंकि कॉपर प्लस टिन मिलता है ना। पीतल एकदम येलो दिखता है और हार्ड रहता है। चुकी कमाटा किस लिए जाना जाता है? कॉपर माइन है ये, है ना, कॉपर के लिए फेमस है चुकी कमाटा। ये हो गया। और कुछ यहाँ पर बचा है, ये जो पराना रिवर है ना, थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें इताइपू डैम है ब्राज़ील में। ये दिख रहा है पराना, ब्राज़ील में इस पर एक डैम है, इताइपू डैम। ये पराग्वे और ब्राज़ील का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये इताइपू डैम, इताइपू पराना नदी पर ब्राज़ील में। एक ये आपसे पूछा जा सकता है। और तो नीचे एक दो और नदी है, एक कोलोराडो रिवर। कोलोराडो उधर भी देखें अपन, ये एंडीज से ही निकलेगा, दोनों एंडीज से, यहाँ से निकलेगा इधर चला जाए, ये कोलोराडो है। अब कोलोराडो वहाँ भी देखे और कोलोराडो यहाँ भी है। और एक और नदी नीचे से ऐसे जाएगी,
ये है आपकी रियो निग्रो, रियो निग्रो, रियो निग्रो, बस। जब बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें घुसना नहीं है, हमें घुसना इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में तो एक एक नदी का पूरा देखेंगे, कौन कौन से राज्य से गुजर रही है, कहाँ पर कौन सा डैम है ना, कौन सा शहर है, बहुत डिटेल। डायरेक्शन भी देखना होगा, कहाँ से नॉर्थ वर्ड्स जा रही है, कहाँ से ईस्टवर्ड। यहाँ इतना माथा पच्ची नहीं करना, लेकिन वो उसको ध्यान देना अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन को ध्यान देना। अमेज़ॉन और फराना ये मेजर जो है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बताओ माउंटेन, माउंटेन कितना टाइम हुआ है अभी? 8-11, 19 मिनट में हो जाएगा। अबे 2 सब्जेक्ट चलेगा मंडे से, तो कैसे करोगे? हैं 5:45 ना, 5:45, वो 5:45 आ जाएगा, 5:45 से 7 और 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद मुझे चाहिए होगा 1 घंटा 10 मिनट लगभग ना। इकॉनमी एकदम 0 से शुरू होगा, ठीक है। और ये भी मैं मार्च में लगभग, आज कितना तारीख है? लगभग मार्च या मार्च फर्स्ट वीक में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी भी 0 से समझ जाओ, जो जैसे तुम हो ना, इंडियन ज्योग्राफी 0 से पकड़ लोगे, है ना। ये राउंड में बाद में होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, रोटेशन में जब होगा आगे। इंडियन ज्योग्राफी नया है, फिर वो सारे जो भी कंसेप्ट है वो तो मैं बताता चलूँगा इंडियन ज्योग्राफी में।